हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस नए लेक्चर में जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं 30 डेज 40 मार्क्स टारगेट के अंडर। यहां पर जो आज लेक्चर नंबर 5 है उसमें जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, वो टॉपिक है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए, जब हम लोग बेसिक मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, हम लोग फ्लूइड के बारे में, जब हम इंजीनियरिंग में थे तो फ्लूइड को तो हम 3rd या 4th सेमेस्टर में पढ़ते थे, लेकिन सबसे पहले जब 1st या 2nd सेमेस्टर में हम थे तो हम मैकेनिक्स को डील किए थे। अब मैकेनिक्स में क्या था, मैकेनिक्स में सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ते थे, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हम सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ते थे। और फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ने के बाद ही हम उसके स्टैटिक्स पार्ट में एंटर करते थे, ठीक है। स्टैटिक्स पार्ट को खत्म करके डायनामिक्स पार्ट पे एंटर करते थे। ठीक उसी तरह से जब हम फ्लूइड को भी पढ़ रहे हैं तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है क्या, हम यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं। हम यहां पर किसको डील कर रहे हैं, हम यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स को डील करते हैं। तो जब मैं फ्लूइड की मैकेनिक्स को डील कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने उसकी किस टॉपिक पढ़ाया, सबसे पहले मैंने उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया। प्रॉपर्टीज में मैंने ये पढ़ाया था कि फ्लूइड क्या होता है, वो सॉलिड से अलग क्यों होता है, फ्लूइड और सॉलिड के बीच में कितनी डिफरेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, फ्लूइड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैपिलरी एक्शन क्यों होता है, बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी के भी कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, वहां पर सीखा और पूरे डिटेल में सीखा, ठीक है। उसी तरह से जब हमने बेसिक फंडामेंटल पार्ट को वहां पर क्लियर किया, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स और उस पर होने वाले जो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है या जो उसके एप्लीकेशंस है, हम उसको क्या करते हैं, डील करते हैं। तो यहां पर जो मेरा अभी सेकेंड चैप्टर जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जिसको हम चैप्टर नंबर 2 बोलते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है, वही मेरा फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लूइड स्टैटिक्स। अब मैं कोशिश करता हूं यहां पर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की, बहुत मजा आएगा। देखिएगा कॉन्सेप्ट कितना बेहतरीन, जब मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है, फ्लूइड स्टैटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। हम पास्कल लॉ पढ़ते हैं, हम प्रेशर एंड उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम मैनोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। यहां पर ये 3 से 4 टॉपिक्स है जो मेनली मुझे आपको डील करना है, ठीक है। अब जो सबसे पहला टॉपिक जो मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, ये मैं कॉन्सेप्ट को आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो फ्लूइड स्टैटिक्स की शुरुआत एक्चुअली पास्कल लॉ से ही होती है। पास्कल लॉ जब आप समझेंगे तो प्रेशर के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे, प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो प्रेशर के एप्लीकेशन से आप फोर्सेस की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि एक के साथ दूसरी चीजें इंटरलिंक्ड है, इसलिए इसको लाइन वाइज लाइन पढ़ाना जा सकता है, ठीक है। मैं फ्लूइड स्टैटिक्स में सबसे पहले ऐसा नहीं कि सर मुझे पास्कल लॉ तो आता है सर, लेकिन मुझे फोर्सेस निकालने में दिक्कत होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पहले उसके जड़ को पकड़ना है, जड़ को पकड़ने के बाद ही मैं क्या करूंगा, पेड़ की शाखाओं तक जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो पास्कल लॉ का आता है। आई नो आप लोगों ने पास्कल लॉ के बारे में पहले भी सुना होगा, पहले भी इसके कॉन्सेप्ट को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। मैं बता देता हूं पास्कल लॉ एक्चुअली में बोलता क्या है, ठीक है। उसके बाद में इसका डेफिनेशन भी बता दूंगा। देखिए पास्कल लॉ जो डिफाइन किया गया था वो बेसिकली फ्लूइड स्टैटिक्स के लिए ही डिफाइन किया गया था, ठीक है। अब अगर मैं फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करूं या मैं इसे हाइड्रोस्टैटिक्स कहूं, तो यहां पर फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब यह है कि फ्लूइड, वो कोई भी फ्लूइड, चाहे आपका लिक्विड हो या चाहे आपका गैसियस हो, ये आपका स्टैटिक कंडीशन पे होना चाहिए, यानी कि रुके हुए कंडीशन पर होना चाहिए, ठीक है। रुके हुए कंडीशन पर होना चाहिए का क्या मतलब है कि अगर यहां पर फ्लूइड है तो उसमें किसी भी तरह का फ्लो नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का मोशन नहीं होना चाहिए, और उस मोशन के दौरान कोई भी जो फोर्सेस लग रहे हैं हमारे, कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स है यहां पर एक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं पास्कल लॉ बोलता क्या है। चलिए मैं इसको समझाता हूं। पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ, यहां पे पास्कल्स लिखना चाहिए, लॉ स्टेट्स that the intensity of pressure, the intensity of pressure at any point in a stationary fluid, is same
इन ऑल डायरेक्शन। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? आप लोग सोच रहे होंगे अरे सर ये सर आपने क्या लिख दिया, इंग्लिश अच्छी होगी आपकी, कुछ भी लिखते चले जाओगे क्या? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं लिखा, थोड़ा समझिए मैंने क्या लिखा। पास्कल लॉ हमसे ये कहता है कि प्रेशर की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर जो कि स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर मौजूद है वो सेम होगी सारे डायरेक्शन के लिए। बहुत ज्यादा अच्छा हिंदी हो गया। अब इसका भी मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूं। इसका मतलब एक्चुअली ये है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पर एक कंटेनर बना देता हूं आप लोगों के लिए। मैं क्या करता हूं, आप लोगों के लिए थोड़ा काम इजी करता हूं और मैं आप लोगों के लिए कंटेनर बना देता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई बहुत बड़ा सा कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कोई बहुत बड़ा सा कंटेनर है। ठीक है, और इस कंटेनर में क्या है फ्रेंड्स, इस कंटेनर में कोई फ्लूइड है। ठीक है, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है और ये पूरा फ्लूइड इसमें भरा हुआ है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो फ्लूइड है ये मेरा क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है। ये फ्लूइड जो है मेरा स्टैटिक कंडीशन पे है, मतलब रुकी हुई यानी कि रेस्ट की कंडीशन पे है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर इस स्टैटिक कंडीशन पे जो फ्लूइड है और इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, नो एक्सटर्नल, मैं यहां पर यह भी लिख देता हूं, नो एक्सटर्नल फोर्सेस इज अप्लाइड। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है। ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर, एक बहुत बड़ा सा कंटेनर है, वहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि वहां पर मैं एक फ्लूइड रखा हुआ हूं एक कंटेनर पे, कंटेनर बहुत बड़ा है और वहां पर मैं ये मान रहा हूं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई नहीं किया जा रहा। तो क्या होगा कि अगर मैं इस पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लूं, लीजिए मैंने यहां पर एक रैंडम पॉइंट ले लिया, मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूं, ये लीजिए मैंने, ये तो थोड़ा सा वो हो जा रहा है, लीजिए मैंने यहां पे एक रैंडम, मैं इसको एक पॉइंट मान के चल रहा हूं, आप थोड़ा सा बड़ा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए ये चीज। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए दिस इज अ रैंडम पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड। तो अगर मैं यहां पर प्रेशर इंटेंसिटी को कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, तो मान लीजिए कि वो जो प्रेशर की क्वांटिटी, वो जो भी प्रेशर की वैल्यू है, वो प्रेशर की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, यहां पर पी आ रही है। ठीक है, तो जो भी प्रेशर मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है जिसकी वैल्यू पी आ रही है, तो ये जो वैल्यू होगी ये सारे डायरेक्शन के लिए क्या होगी, ये बराबर होगी। बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर पास्कल ने यह कहा था कि स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, प्रेशर को कैलकुलेट करूं तो वो जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा वो सारे डायरेक्शन के लिए क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पर px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz, यहां इसका मतलब प्रेशर इन द x डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर इन द y डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर इन द z डायरेक्शन होगा। अब यहां पर क्या होता है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। जब मैं एज अ खुद स्टूडेंट था तो मैं यहां कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है, अब आप लोग बोलते थे सर प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच होता है, सर वो तो हाइट में डिफर करता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां पर मैं लाइन पर कंसीडर नहीं कर रहा, यहां पर मैं एक सिंगल पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं। अगर मैं किसी सिंगल पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं, आप समझिए इस चीज को, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कंसीडर कर रहा हूं तो चाहे मैं एक्स डायरेक्शन पे इस पर प्रेशर कैलकुलेट करूं, या चाहे मैं वाई डायरेक्शन पे करूं, या चाहे मैं जेड डायरेक्शन पे करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सारे डायरेक्शन पर जो लगने वाला प्रेशर होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसी जगह पर, अब आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करता हूं मैं, ये होता क्या है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसी को मैं क्या कर रहा हूं, इसी को मैं क्या करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर इस प्लेन्स के लिए प्रेशर पास्कल लॉ को डिफाइन करना चाहूं या प्रेशर को मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं यहां पर आपको इस चीज को कैसे समझा सकता हूं, थोड़ा ध्यान से कोशिश करिएगा समझने की। मैंने आपको बताया पास्कल लॉ किसी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, वो पॉइंट जो कि स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर है और उसमें जो प्रेशर लग रहा है वो सेम है ऑल डायरेक्शन के लिए। बट हम एक प्रॉपर्टी सुनते थे, हम मैथमेटिक्स में सुनते थे कि एक पॉइंट है, अगर मैं बहुत सारे पॉइंट को मिलाऊंगा तो वो एक लाइन बन जाता है, और अगर मैं बहुत सारे लाइन को मिलाता हूं तो वो क्या बन जाता है, प्लेन बन जाता है। मतलब अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पर मैं पॉइंट पर बात नहीं कर रहा, अब यहां पर मैं प्लेन पर बात कर रहा हूं।
तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम पर, तो इस डायग्राम पर टोटल 3 प्लेन है, क्योंकि 3 डायमेंशन की बात होती है, हम 3 डायमेंशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं देखूं तो यहां पर आपके टोटल 3 प्लेन हो रहे हैं, और वो प्लेन कौन कौन से है? वो प्लेन है आपका, एक ये प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है, ठीक है, एक ये वाला प्लेन है, और एक ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको इमेजिन कर पाए तो ये वाला जो प्लेन है फ्रेंड, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये वाला प्लेन भी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये वाला जो प्लेन है जो इस डायरेक्शन पे, जो एक्चुअली इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर है, वो भी कैसा है? वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से आप लोगों को समझाना चाहूं, अगर मैं यहां पर पास्कल लॉ को अप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर पास्कल लॉ अप्लाई करूंगा, तो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिए क्या होगा। यहां पर अगर मैं, यहां पर देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर जो पास्कल लॉ अगर मैं किसी प्लेन के लिए डिफाइन करना चाहूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि फॉर अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर मैं प्लेन के लिए डिफाइन करना चाहूं, तो प्रेशर इंटेंसिटी, बहुत ध्यान से, प्रेशर इंटेंसिटी एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट, एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, at horizontal direction is constant, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब मैं पॉइंट के लिए बात कर रहा था, तो वहां पर क्या था? वहां पर प्रेशर की इंटेंसिटी तीनों डायरेक्शन पे क्या थी? कांस्टेंट थी। लेकिन अगर मैं प्लेन की बात करूंगा, तो प्लेन पर क्या होगी? जो यहां पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं प्रेशर की इंटेंसिटी को P से डिनोट कर रहा हूं, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि प्रेशर की जो वैल्यू है वो P है, ठीक है, तो यहां पर पास्कल लॉ को अगर मैं सही मान के चलता हूं, तो चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, ठीक है, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से यहां पर डायग्राम को देखेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है, ठीक है। अगर आप वाई एक्सिस को देखेंगे, तो वाई एक्सिस कैसा है आपका? वाई एक्सिस यानी कि ये जो प्लेन है, ये जो बोर्ड का प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल है। मतलब यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए भी अगर मैं लिखना चाहूं, तो चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट अगर मैं यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए बात करूं, तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूंगा कि चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये जो होगा मेरा 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यही मेन हमारा कॉन्सेप्ट होता है, और यहीं से डिफरेंट जो प्रेशर और उसके जो मेजरमेंट होते हैं, उसी को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहां पर यह भी समझा देता हूं कि अगर मैं इस डायग्राम को कंसीडर कर रहा हूं, और अगर मैं यहां पर प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो कैसे चेंज होती है? तो अगर मैं, है ना, प्रेशर मैग्नीट्यूड with respect to vertical direction can be calculated by the relation change in pressure with respect to z direction is equal to minus of the w। ये आप क्या कर लेंगे? इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं ये हर चीज को क्या है। देखिए, P यहां पर क्या है? P यहां पर है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर। P यहां पर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल होगा। दूसरी चीज क्या है? यहां पर जो Z है, यहां पर जो z डायरेक्शन है, ये वर्टिकल, ये कोऑर्डिनेट ऑफ z एक्सिस, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है। तो इट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ऑफ वर्टिकल एक्सिस। सबका मतलब मैं समझाऊंगा, अभी आप बस समझते जाइए इसको।
और यहां पर जो ये W है, स्मॉल w, मैंने आपको जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज में मैंने आप लोगों को स्मॉल w के बारे में पढ़ाया था, और स्मॉल w को हम क्या कहते हैं, स्मॉल w को हम कहते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ द, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता हूं इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो जो होता है चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल डायरेक्शन, ये क्या होता है, माइनस w, यानी कि नेगेटिव ऑफ स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए मैंने यहां पर जो कंटेनर लिया था, यहां पर मैंने कंटेनर लिया था, इस टाइप से मेरा कंटेनर था, ठीक है, इस टाइप से मेरा क्या था, कंटेनर था, और यहां पर क्या था, मेरा फ्लूइड था। ठीक है, यहां पर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है वो भी मैं बता देता हूं। ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा वाई एक्सिस था, और ये क्या था, मेरा जेड एक्सिस। ठीक है, इस डायरेक्शन पे, एक्स एक्सिस पे जो प्रेशर की मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रही थी, यानी कि यहां पे डेल पी बाय डेल एक्स, ये किसकी वैल्यू थी, ये 0 के बराबर थी। यहां डेल पी बाय डेल वाई, ये भी किसके बराबर थी, 0 के बराबर थी। लेकिन जब मैं जेड एक्सिस को ले रहा था, तो बहुत ध्यान से समझिए, अगर मैंने इस तरह का कोऑर्डिनेट एक्सिस डायग्राम बनाया है, इसका मतलब क्या है, जेड के इस अपवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या मान के चल रहा हूं, पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। ठीक है, और अगर यहां पर थोड़ा सा मैं फॉर्मूला आपको लोगों को बता देता हूं, यहां पर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा कि चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन, ये माइनस w के बराबर होता है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं डेल पी बाय डेल जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी, क्योंकि जो स्पेसिफिक वेट का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो हमने पढ़ा था, वो किसके बराबर होता है, रो इंटू जी के बराबर होता है। जहां पर रो की वैल्यू क्या होती है, रो होती है आपकी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव साइन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं उसको डेल पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी डेल जेड। ठीक है, रो जी डेल जेड। ठीक है, अब यहां पर अगर मुझे दोनों साइड डिफरेंशियल है, तो हम बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से क्या जानते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड्स को। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेट करता हूं, तो यहां पर मुझे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डेल पी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस रो जी डेल जेड। ठीक है, अब यहां पर मैं लिमिट क्या पुट करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये लिमिट से ही फिर मैं यहां पर आपको वापस आऊंगा डायग्राम पर। मैं यहां पर लिमिट पुट कर रहा हूं 0 टू p डेल p इज इक्वल टू, यहां पर ये रहेगा माइनस ऑफ 0 टू h माइनस रो जी डेल z। ठीक है, अब इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, सब इसका मतलब समझा रहा हूं। तो यहां से जो यहां पर मेरे को मिलेगा, ये क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये मेरे पास प्रेशर का मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया। इसका मतलब ये है, यहां पर जो मैंने लिमिट पुट किया, ये लिमिट पुट करके मैं ये आप लोगों को यहां पर कह सकता हूं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर है इन वर्टिकल डायरेक्शन, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या निकल के आएगा, रो जी एच। अब ध्यान से यहां पर थोड़ा देखिए, मैं ध्यान से इस फॉर्मूला में आ जाता हूं, फिर से मैं ध्यान से इस डायग्राम को आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि प्रेशर का जो वेरिएशन है वो नेगेटिव ऑफ रो जी डेल जेड होता है। इसका मतलब यह है कि जब मैं इस डायरेक्शन पर प्रेशर को कैलकुलेट कर रहा था, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन पर प्रेशर को कैलकुलेट कर रहा था, तो यहां पर क्या है, मैं मान के चल रहा था कि मैंने जो हाइट कंसीडर किया है, वो यहां से कंसीडर किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, इसका मतलब मैं इस पॉइंट को क्या एज्यूम कर रहा था, हाइट 0 एज्यूम कर रहा था, और जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा था, मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर इस हाइट पर निकालना था प्रेशर, तो उसको मैं h एज्यूम किया। ठीक है, इसलिए जो मैंने हाइट का यहां पर जो लिया लिमिट, वो क्या लिया, 0 टू h लिया। ठीक, अब ये नेगेटिव साइन का मतलब क्यों है, ये नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लिया फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए पॉजिटिव z एक्सिस का डायरेक्शन कौन सा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पर है। तो अगर मैं नीचे आऊंगा तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, यहां पर हम जो प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए हम कितना डिस्प्लेस हो रहे हैं फ्लूइड के अंदर, h हाइट डिस्प्लेस हो रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो अगर मैं इसके नेगेटिव डायरेक्शन पे हो रहा हूं तो यहां पर मुझे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है, तभी तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब यह है कि जो भी हम लोग यहां पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड जो हम लोग करते हैं, जो भी हम प्रेशर का मैग्नीट्यूड यहां पर कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्री सरफेस से नीचे जाते हुए। ठीक है, और अगर मैं फ्री सरफेस से नीचे जाता हूं तो यहां पर मैं हाइट को क्या एज्यूम करता हूं, इनिशियल हाइट यानी कि 0 एज्यूम करता हूं, और जैसे जैसे मैं नीचे आता हूं उसको मैं क्या एज्यूम करता हूं, उसको मैं h एज्यूम करता हूं। पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां पर मैं अगर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लेता हूं, अगर मैं प्रेशर का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं तो एट 0 हाइट मैं प्रेशर को क्या एज्यूम कर रहा हूं, मैं प्रेशर को यहां पर 0 एज्यूम कर रहा हूं। मतलब यहां पर ये जो प्रेशर की वैल्यू है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू को भी मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, 0 एज्यूम कर रहा हूं। फिर जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं, इसकी प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव में बढ़ते जा रही है। देखिए यहां पर क्या है, रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, रो आपका डेंसिटी है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच भी आपका कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां पर एट द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, एट द फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड, मैंने जो यहां पर प्रेशर कंसीडर किया वो क्या किया, 0 कंसीडर किया। इस लाइन को आप याद रखेंगे, इस लाइन को आप जरूर याद रखना। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। हमने क्या किया, यहां पर 2 चीज किया। हमने यहां पर प्रेशर कैलकुलेट किया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डायरेक्टली बोल देता कि जब पास्कल लॉ से हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन पर, तो हम वहां पर क्या एज्यूम करते हैं, हम वहां पर प्रेशर की वैल्यू रो जी एच ले लेते हैं। मैं आपको ऐसा सिखा सकता था, लेकिन यहां पर सिर्फ इतना बोलना काफी नहीं है। हम यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिस कर देते हैं। हम पहला कॉन्सेप्ट ये ले रहे हैं कि डेल पी बाई डेल जेड माइनस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर क्यों होता है, स्पेसिफिक वेट के बराबर क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने जो पॉजिटिव जेड एक्सिस माना था वो अपवर्ड डायरेक्शन पे माना था। ठीक है, और अगर मैं यहां पर, अगर मैं नीचे आऊंगा तो मैं माइनस जेड पे आऊंगा, इसीलिए मैंने क्या किया, यहां पर नेगेटिव लिया। दूसरी चीज ये थी कि मैंने फ्री सरफेस पर जो प्रेशर के मैग्नीट्यूड को 0 एज्यूम किया था। लेकिन हमें एक बात पता है, अंदर से, दिल से हमें एक बात पता है कि फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड पे कभी भी प्रेशर की वैल्यू 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ प्रेशर लगता है। और वो प्रेशर कौन सा लगता है, वो प्रेशर इन हवाओं का लगता है, हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से लगता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी मैंने इतना सब समझाने के बाद ये बताया कि जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी आती है, रो इंटू जी इंटू एच के बराबर आती है। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर मैं बता देता हूं। पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड, मतलब यहां से हमने क्या क्या सीखा, मैं इसको एकदम समराइज कर रहा हूं। प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड्स only varies with the depth of the fluid, only varies with the depth of the fluid। मतलब प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के डेप्थ के साथ ही क्या होता है, वेरी होता है। ठीक है, अब इसको उससे कंफ्यूज मत कर लेना कि सर यहां पे तो आप बोले थे कि जेड डायरेक्शन पे भी बराबर होता है। भाई जेड डायरेक्शन पे बराबर होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं, मैं इसको थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं। अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर तीनों डायरेक्शन पर सेम होगा। लेकिन अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे मिलाते जाऊं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन पे, ठीक है, ये लो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर कर लिए, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे पॉइंट्स मिला के हम जो ये लाइन बना रहे, तो ये जो लाइन का जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो लाइन पर आपका प्रेशर का इंटेंसिटी बदलेगा, वो भी कौन से डायरेक्शन पे, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन पे, यानी कि डेप्थ के साथ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको याद रखने का क्या तरीका, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। आप समझ में आया इसको हम पास्कल क्यों कहते हैं, क्योंकि पास्कल का ये जो लॉ था ये बहुत अच्छा लॉ था। लिटरली अगर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ देखा जाए तो लोग सिर्फ पास्कल लॉ को रो जी एच कहते थे। पास्कल लॉ वाज नॉट ओनली जस्ट रो जी एच। पास्कल लॉ की मदद से ही हम क्या करते हैं, पास्कल लॉ की मदद से ही हम मैनोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। पास्कल लॉ की मदद से ही हम सबमरीन के कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाए। हम जो हम लोग पहाड़ चढ़ते हैं ना, तो उसमें जो ऑक्सीजन और ये सब जो लेके जाते हैं, जो सूट्स हम बनाते हैं या जो स्पेस शटल्स होते हैं, उसमें पास्कल लॉ का ही तो यूज होता है। ठीक है, तो पास्कल लॉ बहुत बड़ा लॉ था, इसलिए यहां पर जो प्रेशर का जो SI यूनिट
है, इसे पास्कल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तीसरी चीज यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर जो होता है, प्रेशर का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रेशर का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एकदम जनरलाइज्ड फॉर्मूला, वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसी जनरलाइज्ड फॉर्मूला से ही हम क्या करते हैं, इसी जनरलाइज्ड फॉर्मूला से हम इसके ऐसा यूनिट को डिराइव करते हैं। फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर जो होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर फोर्स का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि फोर्स के फॉर्मूला से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा 1 किलो न्यूटन, ठीक है, सॉरी 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको बताया जाता है कि 1 किलोग्राम फोर्स लग रहा था, तो 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू जो होती है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होती है। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखवाया, ये मैंने क्या लिखवा दिया जी, अब ये मैंने अचानक से ये क्या चीज लिखवा दिया। ठीक है, देखो यार बहुत सिंपल सा बात है, 1 किलोग्राम फोर्स की बात कर रहा है, 1 किलोग्राम फोर्स। अक्सर क्या होता है न्यूमेरिकल में, इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसे 10 न्यूटन भी ले सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये क्या बोल रहा है, फोर्स बोल रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, 1 केजी बोल रहा है, 1 केजी बोल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ये मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोई फोर्स की मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड है तो मैंने लिख दिया भाई कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, 9.81 न्यूटन होती है, और इजी कैलकुलेशन के लिए हम 10 न्यूटन लिखते हैं। अब हम इसको ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जरूरत क्यों पड़ गया, सर प्रेशर के कॉन्सेप्ट के बीच में केजीएफ कहां से आ गया। ठीक है, तो बेटा यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर मैं 1 किलोग्राम फोर्स की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर आपको एक फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में समझाना चाह रहा हूं। वो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मान लो कि आप लोगों के पास एक वेइंग मशीन है, मान लो आप लोगों के पास एक वेइंग मशीन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपके पास एक, ठीक है, हुक है, यहां पर आपके पास एक हुक है, और इस हुक में आपने एक मास को टांग दिया, आपने इस मास को टांग दिया जिसका भार कितना है, जिसका मास कितना है, 1 केजी। ठीक है, 1 केजी, इसका क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर ये फोर्स की वैल्यू बता रहा है, ठीक है, अगर यहां पर ये फोर्स की वैल्यू बता रहा है, तो अगर मैं यहां पर रीडिंग करूंगा, कि भाई कितना फोर्स आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो कितना होता है, तो 1 केजी इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा या नहीं होगा, और यहां पर क्या है ये कि ये केजी है, तो ये जो फोर्स हो जा रहा है, ये एक्चुअली में कितना निकल के आ जा रहा है, 9.81 न्यूटन के ही बराबर आ रहा है। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस वेइंग मशीन पर 100 ग्राम का एप्पल टांग दोगे ना, तो वो 1 न्यूटन दिखाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है, या फिर 0.981 न्यूटन आपको दिखा देगा। समझ में आया, इजी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग और क्या कॉन्सेप्ट यहां पर सीख सकते हैं, यहां पर हम ये सीख सकते हैं कि 1 बार, ठीक है, 1 बार वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार, हम लोग बार के बारे में पढ़ते हैं, प्रेशर का ऐसा यूनिट तो हमारा पास्कल होता है, लेकिन जो यूनिट्स होते हैं उसमें भी हम क्या पढ़ते हैं, बार के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर 1 बार कितना होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। कितना होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार के बराबर होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1.013 बार का मतलब ये हो गया 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब ये मैं ऐसा यूनिट पे इसको चेंज कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम किससे मेजर करते हैं, उसको हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर क्या करता है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, भाई, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको क्यों मेजर करना पड़ा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, अभी मैंने लिखा, तो हम मेजर क्यों करते हैं।
अगर मेजर करना पड़ रहा है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है, मतलब होता होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका एल्टीट्यूड की वजह से चेंज हो सकता है, आपका टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है, आपका लोकल कंडीशन की वजह से चेंज हो सकता है, ठीक है। ओके, घर में जब पानी उबालते हो ना फ्रेंड्स तो 100 डिग्री में उबलता है, लेकिन दार्जिलिंग में पानी उबालोगे तो 100 डिग्री में नहीं उबलेगा, 98 डिग्री 99 डिग्री में उबल जाएगा। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का खेल आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्लूइड का। जब बहुत ऊंचाई में जो बोतल का ढक्कन आप खोलते हो तो ऐसे करके आवाज निकलती है, वहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है। सबमरीन क्यों समुद्र की गहराई तक आज तक नहीं जा पाया? क्योंकि वहां पर भी प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इतना पढ़ाने लगूंगा तो टाइम नहीं बचेगा, बहुत सारा चीज आप बताने को, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे दिल पे दबा के रख लेना पड़ता है कि यार क्या करें, यहाँ सिलेबस पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर हम लोग एक और यहां पर यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, वो होता है मेगा पास्कल। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मेगा पास्कल के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 1 मेगा पास्कल कितना होता है? 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ बार में कैलकुलेट करूं तो कितना होगा? ये हो जाएगा 10 बार। तो यहां पर टोटल मैंने कितने यहां पर टोटल डिफरेंट पॉइंट्स लिखा दिए रिगार्डिंग प्रेशर, बहुत सारे पॉइंट्स लिखा दिए, ठीक है। कि प्रेशर क्या होता है, ये सिर्फ अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन पर हो तो वो क्या होता है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू द डेप्थ वो क्या होता है, चेंज होता है। बट यहां पर भी कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी फ्लो ना हो, और उसके अलावा और क्या होना चाहिए? उसके अलावा ये होना चाहिए कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैंने बताया ऐसा यूनिट। तीसरा मैंने बताया कि प्रेशर का जनरलाइज फॉर्मूला कहां से हम लेते हैं। चौथा मैंने बताया कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाया, एक बार की वैल्यू कितनी होती है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, और ये जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट नहीं होती है, और इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होती है इसलिए हम क्या मेजर करते हैं, इसलिए हम बैरोमीटर से इसको मेजर करते रहते हैं। और उसके अलावा मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा पास्कल का भी आप लोगों को बताया, ठीक है। चलो, अगर आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक क्वेश्चन बनना चाहिए। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया हूं फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया हूं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन लाया हूं और मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, 2 मिनट लगेगा मुझे डायग्राम बनाने में। ओके, यहां पर मैं एक न्यूमेरिकल आप लोगों को दे रहा हूं फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ओके, चलिए, और यहां पर ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मेरा सवाल क्या है आप लोगों से। मेरा सवाल ये है कि यहां पर एक फ्लूइड है फ्रेंड्स, यहां पर मैंने फ्लूइड है, यहां पर एक फ्लूइड है। चलिए, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इससे आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ओके, यहां पर एक कंटेनर जैसा है फ्रेंड, जहां पर 2 मास रखे हुए हैं, ठीक है। यहां पर इसका जो डायामीटर है वो है 1 मीटर, और यहां पर जो इसका डायामीटर है वो है 2 मीटर, ठीक है। ओके, ये जो मास है ये मास है आपका 100 किलो न्यूटन का,
ये मास आपका 100 किलो न्यूटन का है, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे डायग्राम देखना था। और यहाँ पर जो ये मास है, यहाँ पर जो ये सॉरी यहाँ पर जो इसका वेट है, ठीक है, यहाँ पर जो इसका वेट है, यहाँ वेट होना चाहिए ना, मास तो केजी में होता है, यहाँ तो जो इसका वेट है वो 100 किलो न्यूटन है, यहाँ पर जो इसका वेट है W है। ओके, ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपका है वाटर, ये फ्लूइड आपका है वाटर, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1 होती है। हालांकि मैं बता दिया हूं, पर एग्जाम में अगर ऐसा पूछेगा तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं देगा। यहां पर जो ये हाइट है, यहां पर जो ये हाइट है हॉरिजॉन्टल लेवल से, ये जो वेट है यहां से ये 2 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? 2 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बता दिया, फ्लूइड के बारे में मैंने बता दिया है। आप लोगों को क्या करना है, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना है, ये डायग्राम को बनाना है और आपको इसका मुझे आंसर बताना है। क्या आंसर बताना है कि भाई W की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर जो W है उसकी वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहां पर आपका एग्जैक्टली पास्कल लॉ का क्या होगा? एप्लीकेशन यूज होता है, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं, मैं इसको यहां पे थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर क्योंकि ये जो फ्लूइड है, यहां पर क्योंकि जो फ्लूइड है आपका, यहां पर जो आपका फ्लूइड है वो क्या है? फ्लूइड आपका वाटर है, तो यहां पर जो डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कितना हो जाएगा? 1000 kg पर मीटर क्यूब, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर डेंसिटी हमको पता चल गया तो हम यहां पर क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब यहां पर मैं जी की भी वैल्यू लिख सकता हूं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ अगर मैं इस पॉइंट को 1 कहूं, पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट को मैं कहूं पॉइंट नंबर 2, और ये जो ऊपर में जो ये पॉइंट है इसको मैं कहता हूं पॉइंट नंबर 3। यहां पर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन पार्ट किया और मैंने यहां पर क्या किया, 2-3 पॉइंट्स को यहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो क्या मैं इस पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 1 पर क्या मैं प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मैं यहां पर P1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूं फ्रेंड्स। क्या है हमारे पास? एक बेसिक फॉर्मूला है। क्या है वो बेसिक फॉर्मूला? कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है कि नहीं है? तो यहां पर अगर मैं P1 की कैलकुलेट करना चाहूं तो P1 क्या हो जाएगा? फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्या हो जाएगा ये? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ओके। अब यहां पर जो फोर्स है, यहां पर फोर्स क्या है? यहां पर फोर्स इसके वेट के बराबर है कि नहीं है फ्रेंड्स? जो वेट आपको 100 किलो न्यूटन दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 किलो न्यूटन यानी कि 100 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन डिवाइडेड बाय, यहां पर क्रॉस सेक्शन क्या है? यहां पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, आपको दिख रहा होगा। इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है वो क्या होता है? वो एरिया होता है फ्रेंड्स π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको डायमीटर की भी वैल्यू दे दी गई है। क्वेश्चन में आपको डायमीटर की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 1 मीटर दे दी गई है। तो अगर मैं यहां पर P1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर P1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये क्या होगा? 100 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहां पर ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? चलिए इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ऑल्दो कैल्सी अलाउड नहीं है, पर मोबाइल में आप लोग का कैल्सी होगा, उसको आप लोग यूज करिएगा, जरूर यूज करिए। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं 100 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन π/4 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 ही हो जाएगा। तो 127.32 किलो पास्कल, 127, ये एक्चुअली ये कुछ ऐसा आ रहा है पास्कल, ठीक है। देखिए मैंने सब कुछ ऐसा यूनिट पर लिया है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी ऐसा यूनिट पे आएगी, किलो पास्कल पे नहीं आएगी। मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, ये वैल्यू आ रही है 127.32 किलो पास्कल। मैं बस इसको ऐसे लिख देता हूं। क्यों मैं इसको ऐसे कर रहा हूं? क्योंकि ये किलो न्यूटन पे दिया है, तो यहां पर भी फाइनली वेट को मैं किलो न्यूटन पे ही बताऊंगा। बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं इसको ऐसा यूनिट पर ही सबको मैं कंसिडर करके चल रहा हूं। तो यहां पर जो P1 की ये जो वैल्यू आई है, ये जो P1 की वैल्यू आई है फ्रेंड्स, ये कितनी आई है? ये P1 की वैल्यू आपकी आ गई है 127.32 किलो पास्कल, ठीक है। अब चलिए मैं दोबारा यहां पे चलता हूं, क्वेश्चन में आता हूं। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या है? ये पॉइंट जो 1 है, ये यहां का जो प्रेशर मैंने कैलकुलेट किया, ये क्या हो गया? 127.32 किलो पास्कल, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा पास्कल लॉ को ध्यान में रखिए। पास्कल लॉ में मैंने क्या बताया था? पास्कल लॉ में बताया था मैंने कि अगर कोई फ्लूइड स्टेशनरी है, और यहां पर भी क्या है, ये देखिए, ये जो फ्लूइड है ये स्टेशनरी है, तो कोई फ्लो की कंडीशन पर है नहीं। तो अगर कोई फ्लूइड स्टेशनरी है और तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा?
कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना प्रेशर इस पॉइंट का होगा उतना ही प्रेशर पॉइंट 2 का होगा या नहीं होगा? होगा ना फ्रेंड्स। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि सिंस P1 इज इक्वल टू 127.32 किलो पास्कल, ठीक है, तो यहां पर P2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 127.328 पास्कल, मतलब 127.32 किलो पास्कल, ठीक है। और इसका क्या रीजन होगा, इसका रीजन होगा बाय पास्कल्स लॉ। यहां पर क्या रीजन होगा, बाय पास्कल लॉ, ठीक है। लेकिन क्या मेरा काम खत्म हो गया क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि जो मेरा वेट है, ये जो W मुझको कैलकुलेट करना है, ये W इस 0.2 पर नहीं है, 0.3 पर है, जो कि ऊपर की डायरेक्शन पर है, ठीक है। तो अगर यहां पर मुझे W को निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर एट 0.3 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेशर एट 0.3 के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, P2 से ऊपर डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं नीचे डायरेक्शन पे जाऊंगा तो प्रेशर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, मैं आप लोगों को यहां पर आ जाता हूं फिर से, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या था, यहां पर प्रेशर जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा था, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा था प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन एकदम फ्री सरफेस पे क्या हो रहा था, उसकी वैल्यू 0 थी। मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं तो वहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू घटती जा रही थी, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो वहां पर जो फ्लूइड की वजह से लगने वाला प्रेशर है वो घटेगा। तो चलिए मैं दोबारा यहां पर आ जाता हूं, तो यहां पर क्या है कि मैं जैसे ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर की जो वैल्यू होगी घटेगी, कितने मैग्नीट्यूड से घटेगी, रो इंटू जी इंटू एच के ही मैग्नीट्यूड से घटेगी। तो उसको मैं क्या करूंगा, तो यहां पर P3 को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, P2 माइनस रो जी एच करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अब यहां पर P3 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा 127.328 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब ये पास्कल है, माइनस यहां पर कौन सा फ्लूइड है, फ्लूइड तो यहां पर पानी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू 9.81 इंटू यहां पर H की वैल्यू मैंने आपको क्वेश्चन में दे दी थी, H की वैल्यू कितनी, यहां पर H की वैल्यू है 2 मीटर, तो यहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, यहां पर मैं 2 मीटर पुट कर दूंगा। तो यहां पर P3 की वैल्यू चलिए कैलकुलेट करते हैं, P3 की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं, माइनस ऑफ 1000 इंटू 9.81 इंटू 2, 107768, ये जो वैल्यू आ रही है 1077768 पास्कल आ रही है, ठीक है। ये कितनी आ रही है 107768 पास्कल आ रही है, ठीक है। तो अगर यहां पर प्रेशर की वैल्यू मुझे पता हो गई और यहां पर एरिया भी मुझे पता है, एरिया में निकाल सकता हूं क्योंकि यहां पर मुझे डायमीटर की वैल्यू 2 मीटर दी गई है, तो यहां पर मैं अगर W की वैल्यू, कैपिटल W की वैल्यू निकाल सकता हूं जो कि क्या है, एक फोर्स के बराबर ही है, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P3 इंटू एरिया। और ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा 107768 इंटू पाई बाय 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा इंटू पाई बाय 4 इंटू 4, तो यह आंसर आएगा 338,564.8 न्यूटन, यानी कि अगर मैं इसको किलो न्यूटन में लिखना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा 338.56 किलो न्यूटन। मतलब यहां पर जो W की वैल्यू आ रही है, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, यहां पर जो W की वैल्यू आ रही है ये 338 न्यूटन के बराबर आ रही है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, निकाल लिए। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देख के क्या आपको कोई मैकेनिज्म की याद आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने इसी न्यूमेरिकल को क्यों लिया, मैंने तो बहुत न्यूमेरिकल ले सकता था, न्यूमेरिकल्स की कोई कमी है या थोड़ी ना है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की कोई कमी तो है नहीं। तो अगर न्यूमेरिकल्स की कोई कमी नहीं है तो यार मैंने इसी न्यूमेरिकल को क्यों लिया, इसी डायग्राम को क्यों कंसीडर किया। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो थी कि पास्कल लॉ यूज हो रहा था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन माइक चेक कर लेते हैं, माइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखिए कि 100 किलो न्यूटन की हेल्प से मैं कितने 100 किलो न्यूटन के हेल्प से मैं 338 न्यूटन को क्या कर पा रहा हूं, लिफ्ट कर पा रहा हूं।
कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? कर पा रहा हूं ना। तो अगर मैं छोटे वेट की हेल्प से बड़े वेट को लिफ्ट कर पा रहा हूं तो यहां पर मैं किस कॉन्सेप्ट को डील कर रहा हूं? यहां पर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट को ही तो डील कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर 100 किलो न्यूटन का एक ब्लॉक था, ठीक है, कंटेनर आपका सेम था और इसमें जो फ्लूइड था वो भी स्टील की कंडीशन में था। अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने पास्कल लॉ का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके कम वेट की हेल्प से ज्यादा वेट को क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया। और ऐसा हम कहां देखते हैं? ऐसा हम ब्रिजेस में देखते हैं कि नहीं? जो कार, जो हम लोग गैराज में जाते, गैरेजेस में जो जाते हैं वहां पर हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना फ्रेंड्स। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इस छोटे वेट की मदद से हमने हायर वेट को क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कारें रहती हैं, उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर डालते हो, आदमी पैर से फोर्स लगाता है और कार ऊपर लिफ्ट हो जाती है। ठीक है, आम जिंदगी में आप लोग कर सकते हो क्या? पैर से उठा लोगे? ठीक है, बाहुबली तो नहीं हो, ठीक है, तो बाहुबली नहीं है तो अपन क्या करेंगे? अपन तो इंजीनियर है। बाहुबली नहीं है तो क्या हुआ, अपन इंजीनियर है, अपन पास्कल लॉ लगा देंगे। ठीक है, पास्कल लॉ लगाएंगे, है ना, 338 क्या 538 उठा देंगे। ठीक है, डरते हैं क्या किसी से? नहीं डरते। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? यही कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट का। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये रहा प्रेशर और उसका बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, ओके, चलिए अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैंने जब आप लोगों को मैं प्रेशर की वैल्यू बता रहा था, जब मैं प्रेशर के बारे में सिखा रहा था, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात किया। उसके बाद एक प्रेशर आया ρgh के बारे में मैंने बात किया। यार ये सब है क्या? ठीक है, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, न्यूमेरिकल भी बना लिया, लेकिन भाई ये सब है हो क्या रहा है? ठीक है, मतलब ये हम लोग किस कैटेगरी में डालें, कैसे समझ में आएगा? तो यहां पर ये जो अब हम लोग नया चीज जो स्टार्ट करते हैं, वही हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर में जो सबसे पहला प्रेशर हम लोग डील करते हैं, सबसे पहला टाइप का होता है, वो क्या होता है हमारा? एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या होता है ये एब्सोल्यूट प्रेशर? सब बताऊंगा, जो आपने पढ़ा ना, ρgh, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार होता है, ये सब क्या होता है मैं अब यहां पर आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर को डिफाइन करना चाहूं, द प्रेशर विच इज measured with absolute zero is known as absolute pressure। वो प्रेशर जिसे हम बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो से मेजर करते हैं या एकदम एब्सोल्यूट रेफरेंस से मेजर करते हैं, वही मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस में समझाना चाहूं, तो इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर के कॉन्सेप्ट को भी सीखना पड़ेगा। तो यहां पर जो मैं दूसरी चीज लेके आ रहा हूं, तो दूसरा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी हमने पढ़ा कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार होता है। ठीक है, वो इतना पास्कल होता है, उसको हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। पर भाई वो होता क्या है? वो क्या होता है? द प्रेशर which is exerted by the atmosphere ऑफ, किसका एटमॉस्फेयर? भाई हम कहां पे रहते हैं, हमारा घर क्या है? व्हाट इज आवर फैमिली? दिस नेचर इज आवर फैमिली। तो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? अर्थ। ठीक है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर हम पर एग्जर्ट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आया? देखिए, आप बोलेंगे सर एटमॉस्फेयर हम पर कैसे प्रेशर एग्जर्ट कर दे रहा है, हमको तो फील नहीं हो रहा।
ठीक है बेटा, ये वो प्रेशर नहीं है जो मम्मी पापा डांट देते हैं या जो एग्जाम की वजह से आप लेते हैं, मैं उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो इंटरनल स्ट्रेस है आपका। ठीक है, ये जो प्रेशर होता है ना फ्रेंड, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर पे गैसेज हैं कि नहीं है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर की अपनी कुछ हाइट है या नहीं है ना। तो अगर मैं उस गैसेस को कंसीडर करूं तो क्या वो गैसेस फ्लूइड के अंदर नहीं कंसीडर होगा? वो बिल्कुल कंसीडर होगा। तो वो जो गैसेस एटमॉस्फेयर में है, वो गैसेस का भी अपना कुछ डेप्थ है। अगर मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अरे बाबा, अगर मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को यहां पर, अगर मैं इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर के एकदम टॉप हाइट को अगर मैं 0 कंसीडर करूं, तो जमीन के लेवल पे यानी कि सी लेवल पे आते आते कुछ हाइट कंसीडर होगा या नहीं होगा? और अगर मैं हाइट कंसीडर कर रहा हूं तो वहां पर भी अभी मैं पास्कल लॉ से ये फॉर्मूला डिराइव किया था या नहीं किया था? मैंने किया था ना कि रो जीएच होता है, भले हवा की डेंसिटी 1.255 kg पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन इतने ज्यादा हाइट, या हाइट कितना होता है, क्या यहाँ हाइट मीटर में होता है क्या फ्रेंड्स? यहाँ हाइट किलोमीटर में होता है। ठीक है, 36,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर। तो भाई वो जो 20,000 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, उसको आप ऐसा यूनिट में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे, और जब इस फॉर्मूला को आप पुट करोगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक प्रेशर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी, और वही जो प्रेशर की मैग्नीट्यूड जो हम पर लगती है वही कितनी होती है, 1.013 बार के बराबर होती है। ठीक है, वो हमें पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि पैदाइशी से ही हम उसके हिसाब से ढल चुके रहते हैं। समझ में आया? हम जब पैदा होते हैं ना फ्रेंड्स, तो शुरू से ही हमारे मम्मी पापा, हम तो अपनी मम्मी से आते हैं ना, हमारी मम्मी हमको पैदा करती हैं, तो हमारी मम्मी के अंदर भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, क्योंकि बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बॉडी भी कैसा ढल चुका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से ढला रहता है। इसलिए पैदाइश से ही हम क्या होते हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढल चुके रहते हैं। ठीक है, यही आप मार्स पे चले जाओगे ना बेटा, अब आप बोलोगे सर जो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, तो भाई एटमॉस्फेयर तो जुपिटर में भी है, एटमॉस्फेयर तो जुपिटर में भी है, तो क्या जुपिटर में ऐसे खड़े रह पाओगे क्या? क्रश हो जाओगे, एकदम पिस जाओगे, क्योंकि जुपिटर का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है कंपेयर टू अर्थ, बहुत डेंस है, और उसकी जो हाइट है, एक जुपिटर के अंदर 1600 पृथ्वी आ जाता है, तो 1600 गुना उसका प्रेशर बढ़ जाता है, मिलियंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, वहां पे आप क्रश हो जाओगे, क्योंकि वहां के हिसाब से आपकी बॉडी नहीं ढली है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपकी बॉडी ढली है। और वो प्रेशर कितना होता है, वो प्रेशर 1.013 बार के बराबर होता है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? नाउ इसके बाद ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, उसके बाद जो तीसरा हमारा होता है, तीसरा जो हमारा टाइप का प्रेशर होता है वो क्या होता है, तीसरा प्रेशर जो होता है हमारा वो होता है गॉज प्रेशर। ठीक है, वो क्या प्रेशर होता है हमारा, गॉज प्रेशर होता है। अब ये गॉज प्रेशर क्या होता है जी, चलो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है फ्रेंड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी, इंग्लिश गलती हो गया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी फ्लूइड एट सर्टेन डेप्थ is known as गॉज प्रेशर। ठीक है, ओके, और इसी गॉज प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, पी गॉज से डिनोट करते हैं, और इसी की वैल्यू क्या होती है, रो जी एच होती है। मतलब ये जो अभी हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले जो पास्कल लॉ में डिराइव किया था, ये जो रो जी एच, ये रो जी एच एक्चुअली में क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये रो जी एच एक्चुअली में आपका गॉज प्रेशर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पिक्चर क्लियर होता जाएगा। शुरू में सस्पेंस था यार, ये कातिल कौन है, ये कातिल यही है ये रो जी एच, ये कातिल गॉज प्रेशर है, जो आपके पास्कल लॉ में लग रहा है ना, ये गॉज प्रेशर है बाबा। और वहां पर अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, अब वहां पर क्या था, मैंने वहां पर फ्री सरफेस पे क्या लिया था, फ्री सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू 0 ले लिया था, लेकिन क्या वहां पे 0 लग रहा था, क्या वहां पे 0 नहीं लग रहा था? क्यों नहीं 0 लग रहा था भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो वहां पर काम कर रहा था, लेकिन वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने क्या मान लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था, और फ्री सरफेस पे मैंने 0 ले लिया था। तो अगर मैं यहां पर गॉज एब्सोल्यूट प्रेशर को PABS लिख दूं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं,
ऐसा नहीं कि सर मैं एब्सोल्यूट को कुछ और डिनोट, मैं पीएक्स से डिनोट करूंगा ना बाबा, ऐसा मत करना, स्टैंडर्ड है बाबा, इसी को लेना। तो अगर पी एब्सोल्यूट को मैं पी एबीएस से डिनोट करूं, पी एटमॉस्फेरिक को मैं पी एटीएम से डिनोट करूं, और पी गॉज को मैं पीजी से डिनोट करूं, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा रिलेशन होता है वो रिलेशन मेरा क्या होता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गॉज के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा समझो कि जब मैं गॉज प्रेशर की बात करता हूं, देखिए अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं। मेरे को मैकेनिकल के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते होंगे, ठीक है। जब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना फ्रेंड, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो भी आप लोग प्रेशर की वैल्यू को यूज करते हैं, चाहे आप आइडल गैस इक्वेशन में करें, चाहे आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में उसका यूज करें, चाहे आप ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, है ना, ये सब में जो आप लोग प्रेशर की जो वैल्यू यूज करते हैं, जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो आप लोग ड्रॉ करते हैं, उसके हिसाब से जो आप लोग दूसरे मतलब जो एंट्रोपी में यूज करते हैं, जो एंथैल्पी में आप यूज करते हैं, आप समझ रहे हैं, जो एसएफडब्ल्यू इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, उसमें जो आप लोग प्रेशर एक्चुअली में यूज करते हैं ना बेटा, वो आप लोग थर्मोडायनामिक्स में क्या यूज करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में आप लोग एब्सोल्यूट प्रेशर को यूज करते हैं। मतलब वहां पर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर दोनों को कंसीडर करते हैं। लेकिन जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करता हूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आई ओनली कंसीडर, यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं सिर्फ और सिर्फ गॉज प्रेशर को ही कंसीडर करता हूं, ठीक है। वो क्यों करता हूं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा न्यूमेरिकल आसान हो जाए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यस, यही कॉन्सेप्ट है। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों हो गया, वो बस इसलिए हो गया न्यूमेरिकल हमारा को करने में आसानी हो, ठीक है, अच्छी बात है ना, अलग से इसको कौन कैलकुलेट करता फिरेगा। अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं होता बेटा, कांस्टेंट होता तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान हो जाता। थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है क्या, नहीं है ना, बहुत टफ भी नहीं है। लेकिन यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन, अगर मैं फ्लो की बात करने लग जाऊं, ठीक है, जब मैं फ्लो की बात करूंगा तो फ्लो में तो चेंज हो जाएगा, आपका गॉज प्रेशर की वैल्यू भी चेंज होने लग जाएगी, तो इतना आसान भी नहीं होता। तो यहां पर हम क्या करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ गॉज प्रेशर की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब मैं गॉज प्रेशर की बात कर रहा हूं तो एट द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, एट द फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड पर कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा था, इसलिए यहां पर पी एटमॉस्फेरिक को मैं क्या मान लेता हूं, नेग्लेक्ट कर देता हूं, सॉरी पी एटमॉस्फेरिक को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, और इसीलिए वहां पर गॉज प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, वहां पर गॉज प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाती है। समझ में आया। हमने जो यहां पर लिया था फ्रेंड्स, हमने जो यहां पर लिया था, यहां पर मैंने क्या लिया था, फ्री सरफेस पे 0 लिया था, और ये 0 किसकी वैल्यू लिया था, ये 0 की वैल्यू मैंने किसकी ली थी, बहुत ध्यान से समझिए, मैंने गॉज प्रेशर की वैल्यू को 0 लिया था, और गॉज प्रेशर की वैल्यू को 0 लिया था, इसलिए यहां पर जो मेरा फॉर्मूला बाद में निकल के आया था, ये फॉर्मूला क्या निकल के आया था, ये फॉर्मूला मेरा ρgh निकल के आया था। समझ में आ रहा होगा आपको, और यही प्रेशर मेरा क्या होता है, गॉज प्रेशर होता है, ठीक है। चलो यहां पर एक और चीज, अब यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये डायग्राम आपके बुक्स में, बंसल की बुक देखेंगे या आप जो भी बुक्स कंसीडर करेंगे, मैं सुब्रमण्यम की भी किताब से पढ़ा था, सुब्रमण्यम की बहुत अच्छी फ्लूइड मैकेनिक्स की किताब है, तो वहां पर देखिए, वहां पर मैं कैसे कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ओके, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, ये मैंने तीनों पार्ट को जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग सही होगी VACCUM, चलिए वैक्यूम की, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, अभी आप बस इतना समझिए, ये होता है एब्सोल्यूट, P एब्सोल्यूट, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं वैक्यूम, ये होगा P गॉज, इसको मैं लिख रहा हूं P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.013 बार, और ये जो हो जाएगा पूरा, ये आपका क्या हो जाएगा, P एब्सोल्यूट, और यहां पर जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P गॉज। इसका क्या मतलब हुआ, अब ध्यान से देखिए, इस टेबल का क्या मतलब हुआ, इस टेबल का क्या सिग्निफिकेंस हुआ। अगर मैं एकदम बॉटम लाइन पे जाऊं,
अगर एकदम बॉटम लाइन पे जाऊं तो यहां पर P एटमॉस्फेरिक की वैल्यू कितनी है, 0 है, और यहां पर गॉज प्रेशर की वैल्यू तो वैसे भी 0 है, क्योंकि गॉज प्रेशर की वैल्यू तो यहां पर भी 0 है, तो उसके नीचे भी 0 ही है। तो अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर 0 है तो वहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा ना, 0 होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब वैक्यूम है, ठीक है यहां पर। लेकिन जब मैं यहां पर जा रहा हूं, इस लाइन पर जा रहा हूं, इस लाइन पर जा रहा हूं, तो यहां पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप मुझे ये बोल सकते हैं कि सर ये एट सी लेवल होता है, ये क्या होता है, एट सी लेवल होता है, बहुत बढ़िया बात है भाई, सी लेवल में होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं इस रीजन की बात करूं, अगर सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, तो यहां पर सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो सिर्फ अगर मैं इस रीजन की बात करूंगा, अगर मैं सिर्फ इस रीजन की बात करूंगा, तो पी एब्सोल्यूट किसके बराबर हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और जब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां पर क्या है, यहां पर गॉज प्रेशर की वैल्यू 0 है, इसलिए मैंने क्या लिखा था, वैक्यूम पी गॉज। उसके ऊपर जब मैं जा रहा हूं तो यहां से यहां तक मान लीजिए कि कुछ हाइट है, इसको मैं 0 मान लेता हूं, इसको मैच मान लेता हूं, तो बी गॉज की वैल्यू कितने मैग्नीट्यूड से बढ़ रही है, रो जी एच के मैग्नीट्यूड से बढ़ रही है। तो मान लीजिए कि यहां पर जो मैंने गॉज प्रेशर कैलकुलेट किया है, तो यहां से 0 से था, मतलब यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी था, तो दोनों टोटल मिला के क्या बन गया, पी एब्सोल्यूट बन गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट का, प्रेशर का, पास्कल लॉ का, कैसे आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, ये पूरा इसमें मैंने आप लोगों को समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस और मैनोमीटर के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, होपफुली के 1 या 2 लेक्चर में फ्लूइड स्टैटिक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे से खत्म हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं यहां पर क्या कर दूंगा, डील कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को, और क्या करिए, आप कमेंट करते रहिए। कमेंट इस आज मतलब कल सुबह का मैं कमेंट देखा, उतने कुछ खास कमेंट नहीं आए, कमेंट करते रहिए। आपने पहले दूसरे वीडियोस में मुझे बहुत सारे कमेंट किए, कमेंट मत रोकिए, जो डाउट है मुझसे पूछिए, मैं उसको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास में ही मैं उसे क्या कर दूं, क्लियर कर दूं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में फ्लूइड स्टैटिक्स में मैं आप लोगों को मैनोमीटर और फ्लूइड जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है उसको मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, देखूंगा कि आप लोगों को वो चीज अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और ठीक है। तब तक क्या करेंगे, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।